हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, आपके सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होता ही होता है। इसके अलावा चाहे आप सीए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कॉमर्स का कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको इनकम टैक्स तो पढ़ने को होता ही होता है। और सब जगह इनकम टैक्स सेम होता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है उस पे लगता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इसके अंदर हमें पूरा उस इनकम टैक्स एक्ट को पढ़कर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़कर जो प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। चैप्टर नंबर 1 है आपका, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज टैक्स, आखिर टैक्स क्या होता है, फिर इनकम टैक्स की बात भी आएगी, और पावर टू लेवी टैक्स, टैक्स लगाने की पावर जो है वो किसने दी है गवर्नमेंट को, और कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जो इनकम टैक्स लॉ बना हुआ है उसके कंपोनेंट भी देखेंगे। इनकम टैक्स को हिंदी में आयकर बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप भी देखिए, इनकम टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयकर। आय का मतलब इनकम होता है, कर का मतलब टैक्स होता है। शुद्ध हिंदी में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपके आप हिंदी मीडियम से हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप हिंदी में आराम से उसको लिख पाएंगे, या फिर अपनी बुक से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है व्हाट इज टैक्स, आखिर ये टैक्स नाम की चीज़ है क्या। तो अगर आपको सोसाइटी में रहना है ना, अगर आपको किसी कंट्री के अंदर रहना है और उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, वहाँ की फैसिलिटीज़ को आपको यूज़ करना है, तो वहाँ उस सोसाइटी में रहने के बदले आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, और वही टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है। तो जब पब्लिक जो है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, रेलवे, एयरपोर्ट्स, रोड्स, हाईवेज या पोर्ट्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो भी गवर्नमेंट हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है जिससे हमारी लाइफ इजी होती है और हम वहाँ पर बिजनेस वगैरह भी कर पाते हैं, तो इसके बदले हमें गवर्नमेंट को एक जो है कुछ अमाउंट पे करना होता है, उसको टैक्स बोलते हैं। और ये टैक्स जो है ये गवर्नमेंट के लिए इनकम होती है, और पब्लिक के लिए या सोसाइटी के लिए या बिजनेसेस के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है। और गवर्नमेंट के पास में जब ये टैक्स नाम की इनकम आती है तो गवर्नमेंट वापस इसको सोसाइटी के ऊपर ही खर्च करती है, ताकि सोसाइटी की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और अच्छा किया जा सके। उसमें हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। तो इस तरीके से किसी भी कंट्री का मामला चलता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो यहाँ पर टैक्सेस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। हिंदी वालों को मैं साथ साथ में थोड़ा बताता रहूंगा। और कुछ बच्चे बोल रहे भी रहे थे दूसरे लेक्चर्स के अंदर, अकाउंट वगैरह के अंदर, थोड़ा बड़ा लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा लिखने की। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप क्या आ जाता है, जैसे जीएसटी हो गया, या सेल्स टैक्स पहले लगता था, अभी जीएसटी है। तो जीएसटी जो है यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपने सुना होगा, ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसके अंदर आता है आपका इनकम टैक्स। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसके अंदर आता है आपका, फॉर एग्जांपल के लिए, जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि पब्लिक में जो भी बंदा काम कर रहा है, कुछ कमा रहा है, कुछ अर्निंग कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है ना। जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए, जैसे कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, वो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी उस पर्सन के लिए क्या है? इनकम। तो गवर्नमेंट बोलेगी आपने इनकम कमाई है तो इस पर टैक्स पे कीजिए। अगर कोई बिजनेस है तो वो प्रॉफिट कमा रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी इसके ऊपर आप टैक्स पे कीजिए, है ना। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो वो अगर कोई भी अगर इनकम जनरेट कर रहा है उस कंट्री के सोर्सेज को यूज करके, तो गवर्नमेंट बोलती है इसके ऊपर आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कीजिए। तो गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्टली जो है, जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उससे डायरेक्टली जो है टैक्स कलेक्ट करती है, उसके ऊपर टैक्स लगाती है, इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स।
तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, आप इतना याद रखना। इनकम टैक्स जो हमारा है वो कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स है। ओके, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं तो अधिकतर प्रोडक्ट या सर्विसेज जो होती है उसके ऊपर लगता है टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये फोन, मोबाइल फोन परचेज करके लेके आया हूं तो इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मैंने इसके ऊपर जो है 2000 रुपीज का टैक्स दिया है और 16,000 रुपीज इसकी कॉस्ट के पे किए हैं, टोटल मैंने 18,000 रुपीज पे किए। तो मैंने जिस शॉप से ये मोबाइल बाय किया है उसको मैंने 18,000 रुपए दिए हैं, 16,000 रुपए मोबाइल के लिए उसने और 2,000 रुपए मुझसे टैक्स लिया है। तो यहां पर मैंने टैक्स किसको दिया है, उस शॉपकीपर को जिससे मैंने मोबाइल बाय किया, उस दुकानदार को। अब वो दुकानदार क्या करेगा, वो जो उसने मेरे से 2,000 रुपए टैक्स के रूप में कलेक्ट किए जीएसटी के, उसको जाके वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो यहां पर भी, इस केस में भी मैं गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं, दुकानदार के थ्रू होके जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है जिसमें इनकम टैक्स हमारा आता है, वो डायरेक्ट जो हम अर्निंग करते हैं हमारे इनकम पे लगता है। और जो जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उस टाइम ये टैक्स लगता है। तो ये हो गया टैक्स क्या होता है और उसके टाइप्स। अब आगे बात आती है पावर टू लेवी टैक्स। गवर्नमेंट को किसने पावर दी कि वो इनकम टैक्स लगाए, जीएसटी लगाए और लोगों से टैक्स कलेक्ट करें? तो सिंपल सा फंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा संविधान। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो टैक्स से रिलेटेड लॉज बनाए और लोगों से टैक्स कलेक्ट करें, लोगों के ऊपर टैक्स लेवी करें, यानी कि लागू करें। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है, तो मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आता है 7th शेड्यूल, ठीक है, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। आर्टिकल नंबर कौन सा, 246, 246 का शेड्यूल नंबर कौन सा, जो 7th शेड्यूल है ना, 7वीं सूची, आर्टिकल कौन सा, 246 का, वो पावर देता है गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के हिसाब से जो पावर दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती है, उन दोनों को कलेक्टिवली दी जाती है कि आप जो है टैक्स से रिलेटेड कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, और फिर उस लॉ के हिसाब से जो है पब्लिक के ऊपर और बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, और इस तरीके से गवर्नमेंट के पास में इनकम जनरेट होगी जिसे वो वापस अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी और लोगों की भलाई के लिए खर्च करेगी। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है, लिस्ट दे रखी है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, ताकि आगे जाके जब आप डिटेल में चैप्टर्स पढ़ें अदर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आओ। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है ना, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन या आर्टिकल या शेड्यूल के अंदर जो है टैक्स लेवी करने का पावर दिया गया है गवर्नमेंट को। सो 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246, इसमें एक आती है यूनियन लिस्ट, एक आती है स्टेट लिस्ट और एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जो यूनियन लिस्ट है इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया गया है, सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया गया है कि वो टैक्स लगा सकती है और टैक्स से रिलेटेड कानून बना सकती है। और जो हमारी स्टेट लिस्ट है इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को है ना राइट दिया गया है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बनाती है ना, तो इस मतलब लॉ बना सकती है टैक्स लगाने से रिलेटेड। ओके, अब इसके अलावा एक चीज और आती है, वो ये है कि ये टैक्स वगैरह जो है, ये टैक्स का कानून जो है वो कैसे बनता है। तो आपको पता है जो हाउसेज हैं वो दो हैं, एक स्टेट लेवल पे होता है, वो एक सेंट्रल लेवल पे होता है ना। आपने सिंपल ये नाम जरूर सुने होंगे, एमएलए और एमपी। तो एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक तो पार्लियामेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जो हाउस होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। तो कोई भी अगर एक्ट बनाना होता है, कोई भी कानून बनाना होता है,
तो इन दोनों हाउसेस से वो कानून जो है पास होके निकलता है, मेंबर्स वगैरह वोटिंग करते हैं और वो लोग मिलकर के उस एक्ट को बनाते हैं, उस कानून को बनाते हैं और उसके बाद वो पूरे इंडिया पे लागू होता है। ओके, इसको हम आगे भी और फर्दर देखेंगे। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर इनकम टैक्स लॉ को आपको समझना है तो उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझना होगा। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम, एक्ट को हिंदी में अधिनियम बोलते हैं, तो आयकर अधिनियम 1961, और ये 1961 के अंदर ये एक्ट बना था, इसलिए इसका नाम 1961 रखा गया है। और ये एक्ट इंडिया के अंदर अप्लाई हो गया था आपके 1 अप्रैल 1962 को, ये फुल इंडिया के अंदर अप्लाई हो गया था, यानी कि इसका इम्प्लीमेशन जो किया गया वो किया गया, या कम्स इनटू एग्जिस्टेंस या कम्स इनटू फोर्स लिख सकते हैं, वो हुआ 1 अप्रैल 1962 को। वो इसलिए किया गया क्योंकि हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग जो करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है। 1 अप्रैल से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है और 31 मार्च को खत्म होती है। जैसे अभी जो हमारा ईयर चल रहा है वो है 2022 और 23, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर ये है ना, तो बस उसी हिसाब से जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो है एक्ट को 1 अप्रैल 1962 को जो है अप्लाई किया गया। ओके, अब ये जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1962, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो पता होना ही चाहिए। तो इसके अंदर टोटल सबसे पहले तो ये पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है, होल इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है ना, फुल इंडिया के अंदर होता है। पहले होता था ना जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, अब तो वो आर्टिकल हटा दिया है, तो फिर अब तो पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। और इसके अंदर टोटल सेक्शंस जो हैं वो है 1 to 298, टोटल 1 से लगाकर 251, यानी कि टोटल 298 इसमें सेक्शंस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं धाराएं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धाराएं। ओके, ठीक है। और इसके अंदर अगर शेड्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर शेड्यूल्स भी हैं, शेड्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं अनुसूचियां, अनुसूचियां। तो शेड्यूल्स जो है टोटल वो है आपके 1 to, शेड्यूल्स को ऐसे लिखा जाता है रोमन में, आपको पता है ना, तो 1 to लगा करके 14, हाँ जी, तो टोटल 14 शेड्यूल्स हैं, 14 आपके अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, और 298 सेक्शंस है पूरे इस एक्ट के अंदर। अब जो ये सेक्शंस होते हैं इससे रिलेटेड कुछ बताता हूँ, यहाँ स्पेस है ना आपको दिख रहेगा, ये सेक्शंस है ना, इससे रिलेटेड चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, सेक्शन से रिलेटेड ये जो सेक्शंस होते हैं ना, इसके अंदर 2 चीजें और होती है फर्दर, एक होते हैं क्लोज और एक होते हैं सब सेक्शंस। इन सेक्शंस के अंदर एक होते हैं सब सेक्शंस और एक होते हैं क्लोजेस। अब आपको फर्क करना होगा, सब सेक्शंस और क्लोजेस में फर्क पता होना चाहिए, सब सेक्शंस एंड क्लोजेस। जो सब सेक्शंस होते हैं वो इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 1 है तो उसका जो सब सेक्शन होगा वो ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन नंबर 2 और उसका सब सेक्शन नंबर 1, और जो क्लोजेस लिखे होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 2 उसका क्लोज नंबर ए, ऐसे, तो ये क्लोजेस होती हैं, ठीक है। तो सेक्शन और क्लोजेस के बारे में इस तरीके से डिटेल दे रखी होती है। इसके अलावा आपको और प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशंस भी मिलते हैं इस एक्ट के अंदर। क्या मिलते हैं, प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशंस, ये भी इस एक्ट के अंदर दे रखी होती है। तो ये मोटा मोटी इनकम टैक्स एक्ट 1962 के बारे में, कि ये कम इनटू फोर्स आया, यानी कि ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 को इंडिया के अंदर, अभी पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है, और इसमें टोटल सेक्शंस जो है 298 है और शेड्यूल्स जो है वो 14 है। इसके अंदर सेक्शंस जो है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, सब सेक्शंस के अंदर उसको इस तरीके से लिखा जाता है, और क्लोजेस जो है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसके अंदर प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशंस भी दे रखी होती है। तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बेसिक नॉलेज, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो बेसिक करेंगे, बाकी तो पूरा एक्ट पढ़ना ही है हमको आगे।
तो इसको मैं हटा रहा हूं। फिर हम आगे आ जाते हैं, ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट किसका, इनकम टैक्स लॉ का। फिर सेकंड कंपोनेंट जो इसके अंदर आता है वो आता है द फाइनेंस एक्ट। इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, द फाइनेंस एक्ट। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये फाइनेंस एक्ट कुछ भी नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट बहुत सिंपल है। हर साल बजट आता है ना, बजट लाती है गवर्नमेंट, उस टाइम जब वो बजट लेके आती है तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, उस बजट को जो है दोनों पार्लियामेंट या दोनों हाउसेस से, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली से और पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेस से जो वो बजट है वो पास होता है। उस बजट के अंदर जो है बहुत सारे अमेंडमेंट दिए होते हैं किसके, इनकम टैक्स एक्ट के। तो जब वो बोथ हाउसेस के अंदर वो बजट पास हो जाता है तो वह बन जाता है द फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट जो है हर साल आता है, और फाइनेंस एक्ट में जो इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स दे रखे होते हैं। अब आप बोलोगे अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, मैं बताता हूं आपको। तो अभी आप अमेंडमेंट्स का मतलब समझ सकते हो, चेंजेस। जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो बना हुआ है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो वो चेंजेस किए जाते हैं फाइनेंस एक्ट को ला करके, और फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर लाया जाता है। और ये फाइनेंस एक्ट जो है, ये एक्ट तब बनता है जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है। तो ये हो गया आपका फाइनेंस एक्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ये दो कंपोनेंट हो गए, एक इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया मैंने आपको और एक फाइनेंस एक्ट के बारे में बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो आता है आपका, आई थिंक नोटिफिकेशंस को देख लेते हैं या इनकम टैक्स रूल देख लेते हैं। चलो पहले नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है, 1962। अब यहां से अस्तित्व में आता है आपका सीबीडीटी। अब आप बोलोगे सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब आपका वही इनकम टैक्स। तो ये एक बोर्ड बना हुआ है इनकम टैक्स के लिए या डायरेक्ट टैक्स के लिए, एक बोर्ड बना हुआ है, सेंट्रल बोर्ड बना हुआ है। ये क्या करता है, टाइम टू टाइम जो है कोई क्लेरिफिकेशन देना हो या कोई नोटिफिकेशन इशू करना होता है, कोई एक्सप्लेनेशन देना होता है, कोई रूल्स नए बनाने होते हैं, तो वो ये काम करता है, सीबीडीटी करता है ना। जैसे नेक्स्ट जो फाइनेंस एक्ट आने वाला है उसमें हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन से अमेंडमेंट्स, कौन से चेंजेस करने हैं, वो सीबीडीटी जो है डिस्कस करता है। और ये सीबीडीटी जो है ये समय समय पर सर्कुलर और नोटिफिकेशंस इशू करता है, ठीक है। इसके बारे में, इसके पास में रूल्स बनाने का जो है इसको पावर दिया गया है, ठीक है। द सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट ऑफ द पर्पसेस ऑफ एक्ट। जो एक्ट है वो सही से काम करता रहे, उससे रिलेटेड रूल्स बनाने की पावर जो है वो सीबीडीटी के पास में होती है। सीबीडीटी जो है ये पावर का यूज करके इनकम टैक्स रूल्स 1960 के हिसाब से नए नए रूल्स बनाता रहता है। तो ये एक अथॉरिटी है, सीबीडीटी एक क्या है, अथॉरिटी है जिसके पास पावर है इनकम टैक्स रूल्स बनाने की। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलर एंड, एक तो आता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन। ये दो वर्ड आते हैं, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर में क्या होता है कि कोई भी आपने रूल बना दिया, सीबीडीटी ने कोई रूल बना दिया और उसको फाइनेंस एक्ट के हिसाब से अमेंड भी करवा दिया और इनकम टैक्स एक्ट अमेंड भी हो गया। अब उस रूल का लोग सही से इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सीबीडीटी क्या करता है, सर्कुलर इशू करता है उस अमेंडमेंट से रिलेटेड या उस सेक्शन से रिलेटेड, और उस सर्कुलर के अंदर वो क्या देता है, एक्सप्लेनेशन देता है अच्छे से कि जो हमने ये रूल निकाला है उसका मतलब ये है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन देता है कौन, सीबीडीटी, क्या निकाल के, सर्कुलर निकाल के। फिर आते हैं आपके नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस के अंदर जो है नोटिफाई किया जाता है, क्या किया जाता है, नोटिफाई है। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीडीटी या सेंट्रल गवर्नमेंट आप यूज कर सकते हैं वर्ड,
ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी जो है वो क्या करता है, नोटिफिकेशन इशू निकालता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो प्रोविजंस हैं जो एक्ट के, उनका इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशंस निकाले जाते हैं। द सीबीडीटी इज ऑल्सो एम्पावर्ड, सीबीडीटी को भी है। नोटिफिकेशंस जो हैं वो डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों को उन नोटिफिकेशंस के हिसाब से काम करना होता है। मतलब सिंपल सा है, ये ऑर्डर है, ये एक्सप्लेनेशन है। नोटिफिकेशन जो है एक तरह का ऑर्डर है, वो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मानना पड़ता है और एसएससी यानी कि जो इंडिविजुअल्स है, पब्लिक है, उनको भी मानना पड़ता है। तो ये ऑर्डर एक तरीके का, और ये क्या है, सर्कुलेशन है, यानी कि ये तो जो रूल है वो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये सीबीडीटी आपको हेल्प करता है उस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां पर हमने मोटा मोटी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। इस चैप्टर को हम आगे और बढ़ाएंगे क्योंकि अभी आपको बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह देनी है। थोड़ा सा देखो, कहीं भी हमें जाना होता है ना, तो वहाँ के बारे में हम कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी ज़रूर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं। तो ऐसे कैसे आपको अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसका बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए, भैया ये है क्या, चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का मीन क्या है, टर्मिनोलॉजी तो पता होनी चाहिए ना। तो वही इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो इनकम टैक्स का लाइव बैच भी स्टार्ट हो गया है, वो मिलेगा आपको हमारी ऐप पर। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर ऐप पर जो क्लासेस है वो पेड है पर रीजनेबल फी के अंदर। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।